Question number 3. The following particulars are furnished to you by a company official at Visakhapatnam in regard to the year ended 31st March 2022. You are required to compute his total income and the amount which is entitled to deduction under section 80C. तो ये एक कंपनी ऑफिशियल है, यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय है विशाखापट्टनम में, जिनका कि आपको ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक टोटल इनकम और एक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। वैसे भी अगर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अलग से ना पूछता तो भी हमको निकालना ही पड़ता। क्यों भाई जी? टोटल इनकम निकालने के लिए तो 80C से लेकर 80U तक कोई भी डिडक्शन अगर दिया है क्वेश्चन में तो वो ऑब्वियस सी बात है निकालना पड़ेगा, क्योंकि GTI से जब डिडक्शंस लेस करोगे तभी तो TI आएगा। लेकिन यहाँ अलग से पूछ लिया तो आप लास्ट में एक बार लिख के भी दिखा देना कि टोटल इनकम इतना आया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इतना आया। ठीक। पॉइंट 1, सैलरी ₹20,000 पर मंथ, बोनस इक्वल टू 3 मंथ सैलरी। सबसे पहला हमारा काम ये कौन से हेड में जाएगा ये देखना है, क्योंकि ये सारे के सारे पांचों हेड में से कुछ भी हो सकता है ना भाई। GTI निकालना है हमको, TI निकालना है, मतलब टोटल इनकम निकालना है, तो पांचों हेड हो सकते हैं। तो पहले डिसाइड करो कौन से हेड में जाएगा। तो ये जाएगा सैलरी में, फर्स्ट पॉइंट जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट? सैलरी ₹20,000 पर मंथ, बोनस इक्वल टू 3 मंथ सैलरी। तो 20,000 पर मंथ, 20,000 इंटू 12 यानी कि 2,40,000 रुपीज पूरे साल की सैलरी आप लिखोगे। उसके बाद बोनस इक्वल टू 3 मंथ सैलरी यानी कि 20,000 रुपीज इंटू 3, तो 60,000 रुपए आप बोनस लिखोगे। ठीक है, ध्यान रखना बोनस को भी इंटू 12 मत कर देना, सैलरी इंटू 12 करोगे आप पूरे साल की। बोनस बताया गया है 3 महीने की सैलरी के बराबर मिली है, तो 20,000 इंटू 3 60,000 रुपए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, contribution to recognized provident fund 12% of salary, the company is also contributing 12%। सबसे पहले आप ध्यान से समझो, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये जो 12% ऑफ सैलरी लिखा है इसका मतलब है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, मतलब कि जिनका हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, जो ऑफिशियल हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है सैलरी का 12% और कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन है 12%। ठीक है, तो अब पहले ये कौन कौन से हेड में जाएगा भाई? देखो, जो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, वो जाता है सैलरी में, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है ये आता है 80C डिडक्शन में। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो सैलरी लिखा हुआ है, इस सैलरी से क्या केवल ये जो बेसिक सैलरी है वो मतलब है? नहीं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट प्लस DP यानी कि डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सैलरी का मतलब। तो अब यहां देखो, सबसे पहले एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी है, तो इसका मतलब आप लिखोगे सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, DA रिटायरमेंट, DP प्लस कमीशन ऑन सेल्स, जो भी आएगा अमाउंट उसका आप 12% निकालना और 80C में लिखना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF डिडक्शन जब करोगे। ठीक, अब आ जाओ, ये जो कंपनी एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट किया है, तो इसका रूल क्या था भाई? एम्प्लॉयर का रूल ये होता है कि 12% तक का सैलरी का 12% सैलरी तक का कंट्रीब्यूशन है तो एग्जेम्प्ट, 12% से जितना ज्यादा है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उतना केवल टैक्सेबल होता है। देखो, हम लोग ऐसे लिखते थे यहां सैलरी के फॉर्मेट में, एम्प्लॉयर्स यानी कि जो कंपनी के ओनर हैं, मालिक हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, इन एक्सेस मतलब कि सैलरी के 12% से ज्यादा अगर कोई अमाउंट है। सबसे पहली बात, सैलरी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में क्या है? बेसिक सैलरी, DA रिटायरमेंट, डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये 4 चीजों को आप ऐड करोगे तब आएगा ये वाला सैलरी। तो भाई यहां पे आप क्वेश्चन में क्या देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ है ये कि कंपनी 12% कंट्रीब्यूट कर रही है ना, तो 12% तक जो कंपनी अगर कंपनी सैलरी के 12% तक कंट्रीब्यूट करती है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। जैसे यहां लिखा होता 13% कंट्रीब्यूट किए, 13%, तो आप क्या करते कि 12% तक एग्जेम्प्ट था, आप 1% का अमाउंट निकाल लेते और वो सैलरी में ऐड होता, लेकिन 12% तक तो एग्जेम्प्ट रहता है। तो ये सैलरी हेड में तो जाएगा, तो आप लिखोगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्योंकि ये @12% है। ठीक है, नेक्स्ट, interest credited to a provident fund at 9.5% per annum amounted to ₹6575 during the year। भाई देखो,
ये इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ प्रोविडेंट फंड बोला गया है, तो ऊपर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात हुई है, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से ही रिलेटेड इंटरेस्ट की ये बात हो रही है। दूसरी चीज, ये इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये भी जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है। लेकिन जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ का एक मतलब कि एक लिमिट था कि इससे ज्यादा ही इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट रहता है, वैसे ही भाई इंटरेस्ट से भी रिलेटेड तो आपने पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5% ही यहां आएगा। कहने का मतलब जैसे इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट था, उससे जितना ज्यादा होगा बस वही आता है यहाँ पे एक्सेस वाला अमाउंट। तो वैसे ही इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ में भी यही चीज कहा गया है, लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर 9.5% से जितना ज्यादा है, कहने का मतलब अगर यहाँ क्वेश्चन में 10.5% दिया होता तो हम क्या करते, हम इससे 1% का निकालते, उसके बाद वही 1% वाला अमाउंट बस हम लिखते। क्यों? क्योंकि भाई 10.5% लिखा है, हमें पता है 9.5% तक इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एग्जेम्प्ट होता है। तो यहां आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 9.5% है ना, ₹6575, तो ये भी आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड @ 9.5% पर एनम एग्जेम्प्ट। 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, उससे ज्यादा जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया एग्जेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट, he is in receipt of entertainment allowance from the company at ₹1000 per month, which he claims he has to spend in its entirety. एम्प्लॉय जो हैं वो कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट अलावेंस जो उन्हें मिला था कंपनी से ₹1000 पर मंथ, वो उन्होंने पूरा खर्च कर दिया है। पहली चीज, इंटरटेनमेंट अलावेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जेम्प्ट, सॉरी पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होता है, कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है, और प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो फिर फुल्ली टैक्सेबल होता है। दूसरी चीज, इन्होंने इसको खर्च कर दिया है, तो ऐसे कुछ तो अलावेंसेस थे कि जिसमें जितना अमाउंट खर्च कर देते हैं वो अमाउंट आप लेस कर सकते हो, ठीक है। तो क्या उसमें आपने कहीं ये पढ़ा था कि इंटरटेनमेंट अलावेंस आएगा? नहीं आएगा। वैसे केस में वो जो पार्टली टैक्सेबल अलावेंस होते हैं कि जितना स्पेंड कर दिया वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, वो ट्रेवल अलावेंस होता है, डेली अलावेंस, कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंटरटेनमेंट अलावेंस भले ही खर्च कर दिया है, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा इन इनकम फ्रॉम सैलरी और नो एग्जेम्पशन, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। तो 1000 × 12, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, he is provided with a rent-free, unfurnished accommodation in a city population 22 lakh, the fair annual value of which is ₹22,000. रेंट फ्री हाउस की बात हो रही है। रेंट फ्री हाउस भी जाता है सैलरी में। क्यों? क्योंकि ये एक परक्विजिट्स होता है जो कि एम्प्लॉय को मिलता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। दूसरी चीज, प्राइवेट जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करने का एक ही तरीका, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय में दो तरीके होते हैं। एक, तब जब जो घर कंपनी ने दिया है वो कंपनी खुद उस घर को ओन करती हो, एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी ये होती है कि जब कंपनी ने खुद वो घर को लीज या फिर रेंट पे लेके अपने एम्प्लॉय को दिया। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वो घर एम्प्लॉयर का है कि नहीं? भाई देखो, या तो खुद ब खुद क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि एम्प्लॉयर का खुद का घर है, या फिर ये लिख दे पॉपुलेशन की बात। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिस कंडीशन में अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता था, मतलब जिस कंडीशन में एम्प्लॉयर ने जो घर एम्प्लॉय को दिया है वो एम्प्लॉयर का होता था, तो उसमें हम पॉपुलेशन से रिलेटेड सॉल्व करते थे। तो अगर आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन दिख गया रेंट फ्री हाउस के साथ, रेंट फ्री हाउस के साथ बात कर रहा हूं, तब फिर आप समझ लेना कि अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन, ठीक है। तो अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो तीन कंडीशन। पहला, जब 25 लाख से ज्यादा है पॉपुलेशन तो सैलरी का 15%। पहली चीज, जैसे हमने आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सैलरी का एक मतलब पढ़ा था, वैसे ही रेंट फ्री हाउस के लिए भी सैलरी का एक है मतलब। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो छोटा सा था, लेकिन यहाँ थोड़ा बड़ा होता है फॉर्मूला। बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट, डीपी, बोनस, कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, ठीक है। ध्यान रखना, रेंट फ्री हाउस में सारे कमीशन आते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में केवल कमीशन ऑन सेल्स आता है, ठीक है। तो आ जाते हैं, तो वो पहले आप सैलरी कैलकुलेट करोगे, उसका 15%, ठीक। अब जब 10 से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन तो सैलरी का 10%, जब पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है तो सैलरी का 7.5%। यहां कितनी है पॉपुलेशन? 22 लाख। तो ये कौन से कंडीशन में आ गई? ये आ गया आपका पॉपुलेशन बिटवीन
10 लाख टू 25 लाख, भाई 10 से 25 लाख के बीच ही में तो आया 22 लाख रुपए, 22 लाख पॉपुलेशन। तो फिर आप सैलरी का 10% निकाल लोगे, ठीक है। पहले आप लिखोगे सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस ऊपर, उसके बाद उस सैलरी आ जाएगी, फिर निकालना आप 10% ऑफ सैलरी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या इस क्वेश्चन में कोई फर्नीचर दी गई है? तो नहीं दिया गया है, दिया होता तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या फिर फुल हायर वैल्यू हम लेते थे, ठीक है। तो ये नहीं है। तीसरी चीज, क्या कोई यहाँ पे बोला गया है कि इम्प्लॉय से इम्प्लॉयर ने कुछ पैसे लिए हैं रेंट कह के या कुछ भी अमाउंट कह के? तो नहीं लिया है। ये जो फेयर एनुअल वैल्यू दे रखा है, रेंट फ्री हाउस में इस फेयर एनुअल वैल्यू का कोई काम नहीं होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते वक्त आता है काम, लेकिन रेंट फ्री हाउस को कैलकुलेट करते वक्त फेयर एनुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही फर्नीचर दिया गया है, ना ही कोई अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया है, तो आप सीधे सीधे 10% ऑफ सैलरी निकालोगे, मतलब सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस जो आएगा उसका 10% जो निकालोगे वो हो जाएगा रेंट फ्री हाउस का वैल्यू, ठीक है। 6th पॉइंट, ही पेज लाइफ इंश्योरेंस ऑन ओन लाइफ ₹3600 on a policy of ₹30,000 taken in 2019 and on his minor son's life ₹850 on a policy of ₹20,000। पहली चीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है, तो ये कौन से किसी उसमें जाता है, सैलरी में या फिर किसी हेड में? नहीं जाता है, ये जाता है डिडक्शन में। तो कौन से सेक्शन में? ये आता है 80C सेक्शन में, ठीक है। अब सबसे पहले ये ओन लाइफ वाला कर देते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस ओन लाइफ पे, स्पाउस पे और चिल्ड्रन इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर पे अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया गया है तो वो सारे के सारे क्वालिफाई होते हैं। पहली चीज तो भाई ओन लाइफ क्वालिफाई हो गया। अब उसके बाद अगर हम डिसेबल को हटा दें तो केवल 2 कंडीशन बचते हैं। एक 1 अप्रैल 2012 से पहले जो पॉलिसी ली गई है, एक 1 अप्रैल 2012 के बाद में जो पॉलिसी ली गई है। तो भाई यहाँ 1 अप्रैल 2012 को और 1 अप्रैल 2012 के बाद में जो पॉलिसी ली गई है तो ये उस कंडीशन में आएगा। भाई देखो 2012 से पहले पॉलिसी ली गई है तो 20% पॉलिसी तक का 80C में आता है, लेकिन जब 1 अप्रैल 2012 या फिर 1 अप्रैल 2012 के बाद की पॉलिसी होती है, जैसा कि यहाँ पे 2019 में है, यानी कि ये सेकंड वाले कंडीशन में आया, तो उस कंडीशन में पॉलिसी का जो अमाउंट है इसके 10% तक केवल आप डिडक्शन दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो आप 30,000 का 10% निकालो, ये आ गया 3,000 रुपए, ठीक। अब देखो कि जो प्रीमियम कट रहा है इनका, जो इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया वो कितना है? तो 3600 रुपए। कितना ज्यादा है 10% से? 600 रुपए। तो ये 600 रुपए आप नहीं लिखोगे 80C में, 80C लिखोगे आप पहले। 80C लाइफ इंश्योरेंस ऑन ओन लाइफ कितना? 3,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि 10% तक ही आप केवल दे सकते हो, ठीक है। सीधी सी बात है कि 2012 के बाद की पॉलिसी है, पॉलिसी के 10% से ज्यादा आप प्रीमियम नहीं डिडक्शन ले सकते हो 80C में। तो 3,000 आ गया, तो 600 रुपए तो कोई मतलब नहीं, आप लिखोगे 80C 3,000 रुपए @10%, ठीक है। वो मैं लिख के बताऊंगा कैसे वहां लिखना है, ठीक है। एंड ऑन हिज माइनर सन ना भी होते तो भी ₹850 ऑन अ पॉलिसी ऑफ ₹20,000। अब इनके में तो ये तो बताया ही नहीं गया है कि ये कब लिया गया है। कहने का मतलब कि ये 2012 से पहले पॉलिसी ली गई है, 2012 के बाद। जब नहीं ऐसा कुछ गिवन हो तो आप मानो कि 2012 के बाद की ही पॉलिसी है, ठीक है। तो 2012 के बाद की पॉलिसी है, यानी कि 10% तक प्रीमियम आप 80C में रिडक्शन ले सकते हो। तो 20,000 का 10% कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2,000 रुपीज। और प्रीमियम कितना है माइनस एन पे? 850 रुपए। तो भाई 2000 के अंदर ही तो है, तो क्वालिफाई है। तो 850 रुपीज 80C में क्वालिफाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट 7th, ही ऑल्सो डिराइव्स फर्दर इनकम फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। तो ये सारे के सारे जो हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात कर रहा है, तीनों। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सबसे पहला डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज ग्रॉस ₹4,000। तो सीधे सीधे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप लिखोगे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ग्रॉस 4,000 रुपए टैक्सेबल, ठीक। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD विद शेड्यूल बैंक 51,800 रुपीज। देखो सर, जैसे कि हम बैंक में कोई FD कराते हैं, अब हम FD कराए तो उस पे इंटरेस्ट मिलता है, तो हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है ना, अगर वो सीनियर सिटीजन SSC नहीं है तो फिर
40,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे बैंक कोई टीडीएस नहीं काटती है। 40,000 से ज्यादा के इंटरेस्ट पे बैंक टीडीएस काटती है। ठीक है, उस टीडीएस का करती क्या है, बैंक उस टीडीएस को सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करती है। कहने का मतलब कि जो भी पेमेंट करता है वो टीडीएस कट करता है। ठीक है, तो अगर जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो हम मान लेते हैं कि ये सीनियर सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन नहीं है तो साल में 40,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं लगता है, उसके ऊपर लगता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे टीडीएस जो है वो नहीं लगेगा, उससे ज्यादा के पे लगता है। ठीक, अब यहाँ पे तो 51,800 है, तो क्या हम यहाँ पे टीडीएस कट करेंगे? भाई देखो, यहाँ पे कहीं लिखा तो है नहीं कि नेट अमाउंट है ये या फिर टीडीएस या कुछ लिखा होता है ऐसा, तो हम यहाँ ये मानेंगे कि ये ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट है। हम मानेंगे कि ऑलरेडी टीडीएस बैंक ने कट कर लिया है और ये टीडीएस कटने के बाद वाला अमाउंट है, इसलिए हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 51,800 रुपीज सीधे सीधे ऐड करेंगे। कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये हम मानेंगे सीधे ग्रॉस है क्योंकि यहाँ नेट टीडीएस टैक्स फ्री सब कुछ नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो भाई मानते हैं कि बैंक ने ऑलरेडी टीडीएस कट कर लिया है, तो इसमें आप दोबारा से टीडीएस मत कट करना। ठीक है, तो 51,800 रुपीज इंटरेस्ट ऑन एफडी लिख के पूरा टैक्सेबल। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ग्रॉस 2,600, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो ये तीनों के तीनों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल होंगे। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है टोटल इनकम और 80C का डिडक्शन अमाउंट। सॉल्यूशन देखते हैं 3 का। सबसे पहले फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा आपके बुक के अकॉर्डिंग या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरे बुक के अकॉर्डिंग 2022-23 असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। ठीक है, तो यहाँ पे हम पांचों हेड को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए अमाउंट जो है जैसे सैलरी वाला अमाउंट तो पहले हम अंदर लिखते हैं, जब पूरा सैलरी का कैलकुलेट कर लेते हैं तब हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड है, तो आप यहाँ हेडिंग डाल दो इनकम फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट पॉइंट, तो सबसे पहले हम सारे हेड कैलकुलेट करेंगे, जीटीआई आएगा, उसमें से डिडक्शंस लेस करेंगे तब टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले सैलरी कितना है, 20,000 रुपीज पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 साल का कितना हो गया, 2,40,000। अभी आउट ऑफ कॉलम में मत लिखना, जब पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी का आएगा तब बाहर लिखेंगे, तो ये आप यहीं पे लिखो 2,40,000 रुपीज। नेक्स्ट बोनस, तो बोनस कितना बोला गया, बोनस जो है 3 महीने की सैलरी के बराबर है, तो 20,000 1 महीने की सैलरी, 3 महीने की 60,000, यानी कि बोनस हो गया 60,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो पहला अगर जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है ऐसे लिखा है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ सैलरी, यानी कि ये एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो 80C में डिडक्शन के तौर पे जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा है तो हाँ आगे लिखा है कि कंपनी ने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो आप उसको लिखो कि कंपनी या फिर एम्प्लॉयर वही एक ही बात है, कंपनी कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट द रेट 12%, तो 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है, उससे जितना एक्सेस होता है तो वही हम लेते हैं। तो यहाँ 12% तक ही तो लिखा है 12% ऑफ सैलरी, कंपनी ने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो यहां लिख दो आप एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी परक्विजिट से सैलरी में आएगा, तो आप यहां लिखो इंटरटेनमेंट अलाउंस। दूसरी चीज, ये पूरा का पूरा स्पेंड हो चुका है उससे मतलब नहीं है, मिला है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में, भले ही आपने उसको खर्च क्यों ना कर दिया। ठीक है, इंटरटेनमेंट अलाउंस, कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जिसमें कि क्या कहते हैं भाई जितना आपने खर्च कर दिया वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो उसके लिए आप इनकम फ्रॉम सैलरी वाली इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लेना। अभी मैंने क्वेश्चन में भी वैसे वो 5-6 जो थे वो बता दिए हैं। ठीक है, और बाकी सब क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया था। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 1,000 रुपए पर मंथ, तो साल का कितना हो गया भाई 1000 इंटू 12, साल का हो गया 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में किसकी बात की गई है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन अ सिटी, तो रेंट फ्री हाउस की बात की गई है और साफ साफ अनफर्निश्ड लिख दिया, यानी कि फर्नीचर मिला भी नहीं है। तो रेंट फ्री हाउस वाला हम कैलकुलेशन करते हैं,
आप यहाँ हेडिंग डाल दिया करो अलग से, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया करो ताकि टोटल इनकम, कहीं ऐसा ना हो कि टोटल इनकम वाली जगह पे आप लिख दो, थोड़ा बाद में लिखना, ठीक है, 1-2 पेज छोड़ के। तो रेंट फ्री हाउस। दूसरी चीज, ये हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। भाई प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है तो एक ही तरीका होता है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में 2 तरीके होते हैं, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक हाउस टेकन ऑन लीज बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, यानी कि हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस निकालना, क्योंकि इस काम को काम आएगा। फॉर्मूला क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए यानी कि डियरनेस अलावेंस, रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, मतलब जो जो क्वेश्चन में टैक्सेबल अलावेंस दिए हैं वो सारे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी साल का कितना आ गया था, अभी हमने कैलकुलेट किया 2,40,000 रुपीज। डीए रिटायरमेंट नहीं है, डियरनेस पे नहीं है, बोनस है कितना 60,000 रुपीज। जितना बोनस मिला है उतना पूरा लिख दिया करो यहाँ पे 60,000 रुपीज, ठीक है। ये मत सोचने लगना कि बेसिक सैलरी साल का है तो बोनस भी साल का, भाई बोनस जितना मिला है आप उतना तो लिखोगे, ठीक है। फिर उसका कमीशन नहीं लिखा हुआ है, कमीशन ध्यान रखना सारे, खाली सेल्स वाले नहीं, सारे कमीशन आते हैं रेंट फ्री हाउस वाले में, ठीक है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाले में कमीशन ऑन सेल्स आता है बस, ठीक है। ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज में देखो, आप सैलरी वाले में देखो कि कोई टैक्सेबल अलावेंसेज है तो है इंटरटेनमेंट अलावेंस। ये देखो आप टैक्सेबल अलावेंस इन सब में से ढूंढो कौन सा है, तो इंटरटेनमेंट अलावेंस। तो यहाँ पे ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस की जगह पे आप लिखोगे, अभी यहाँ पे 3-4 होता तो यहाँ भी आपको मेंशन करना होता कि इंटरटेनमेंट अलावेंस, चलो मैं मेंशन कर ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इंटरटेनमेंट अलावेंस। तो अब दोबारा से ऐड करो, 2,40,000 प्लस 60,000, 3 लाख रुपीज प्लस इंटरटेनमेंट अलावेंस कितना है 1,000 रुपए पर मंथ है, साल का हमने निकाला है 12,000 रुपए। तो सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस कितना आ गया 3,12,000 रुपीज। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, पॉपुलेशन देखते हैं। तो पॉपुलेशन कितनी है 22 लाख, यानी कि सेकंड कैटेगरी में आती है। जब पॉपुलेशन 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में है तब इस सैलरी का 10% तक का अमाउंट जो है वो रेंट फ्री हाउस में लेते हैं। तो लिखोगे आप यहां पे 10% ऑफ सैलरी, यानी कि 10% ऑफ 3,12,000 रुपीज, ठीक है। आप क्या करना, एग्जाम में रेंट फ्री हाउस लिखना, फिर सैलरी निकालना, फिर ये वाली हेडिंग डालना हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तब ये एक लाइन छोड़ के ये वाला लिखना, ठीक है। तो 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ 3,12,000 कितना आ गया 31,200। उसके बाद साफ साफ आपको फिफ्थ पॉइंट ने बोला है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, यानी कि फर्नीचर नहीं दे रहा है। तो फर्नीचर नहीं दे रहा है तो ऐड जो करते थे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या फुल हायर वैल्यू, तो वो करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज हम करते थे लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से उस घर के लिए कुछ पैसा लिया हो। अगर लेते कि जैसे कोई रेंट के थ्रू या फिर मान लो लिख देता कि एम्प्लॉय ने इतना पे किया, तो वो अमाउंट आप लेस करते। तो नहीं है कोई अमाउंट, इसका मतलब आप यहाँ पे लिखोगे 31,200 रुपीज, यानी कि रेंट फ्री हाउस की टैक्सेबल वैल्यू हो गई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, ठीक है 31,200। 10% ऑफ सैलरी था, फिर उसका फर्नीचर नहीं था तो वो नहीं लिए, फिर उसका कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने नहीं पे किया था तो वो भी नील। तो 31,200 ही हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हो गया। कितना आ गया ये 31,200 रुपीज, ठीक है। अब सैलरी का और कोई भी तो नहीं दे रखा है, 1 पॉइंट था, सेकंड पॉइंट भी था, थर्ड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट हम लोग ने मिस कर दिया। थर्ड पॉइंट में था इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड एट द रेट 9.5% पर एनम अमाउंटेड टू 6,575 ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको जो है आप यहाँ पे दिखा देना, आपको ये आप यहीं पे दिखा देना कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ के नीचे। सॉरी मैं ये वाला पॉइंट भूल गया था, इसको आप इसी के नीचे दिखा लेना,
मतलब भले ही वैसे तो 9.5% तक है, तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। 9.5% से जितना एक्सेस होता है वही टैक्सेबल होता है, तो यहाँ तो 9.5% ही है, तो आप लिखो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द रेट 9.5%, और इसमें भी एग्जेम्प्ट लिख दो। तो ये मैं गलती से भूल गया था, इसको आप इसी के नीचे लिख लेना, ठीक है। तो इसीलिए मैं दोबारा से क्रॉस चेक करता हूं। तो पॉइंट 1 हमने ले लिया, सैलरी बोनस हो गया, पॉइंट 2 भी हो गया, 3 हमने मिस किया था वो यहां हमने ले लिया, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलावेंस हो गया और रेंट फ्री हाउस हो गया। अब आगे भी 6-7 पॉइंट में चेक कर लो, कोई सैलरी का पार्ट तो नहीं है, तो नहीं है, तो इतने अमाउंट को आप ऐड करो। 2,40,000 प्लस 60,000 या गया, फिर उसके बाद प्लस करो उसमें 12,000, फिर उसके बाद 31,200, ये आ गया 3,43,200 रुपीज। ये क्या है? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब 3 चीज हम ऐसे तो लेस करते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपीज फिक्स होता है। दूसरा इंटरटेनमेंट अलावेंस कुछ पोर्शन अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो ये गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं है तो वो फुली टैक्सेबल हो गया। तीसरा एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, तो वो नहीं है यहाँ पे, तो सीधे आप लिख दो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना? 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए आप लेस करोगे और आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। तो 3,43,200 माइनस 50,000, ये आ गया 2,93,200 रुपीज। ये कितना है? ये आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट जो है वो 6 पॉइंट जो है केवल 80C की बात कर रहा है, यानी कि डिडक्शन की। तो उसका काम तब आएगा जब हम सारे हेड को ऐड कर लेंगे, जीटीआई आ जाएगा, तब 80C का यानी कि 6 पॉइंट का काम आएगा। 6 पॉइंट में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ 7 पॉइंट में, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो भाई सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और पीजीवीपी तो था नहीं, तो सीधे आप लिख दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कैलकुलेशन, जो कि 7th पॉइंट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहला पॉइंट डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। पहले इंडियन कंपनी से डिविडेंड एग्जेम्प्ट रहता था, लेकिन अब जो है डिविडेंड इंडियन कंपनी वाला भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। कितना है? 4,000 रुपए। तो अभी आप इनर कॉलम में ही लिखते चलोगे 4,000 रुपए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि एफडी विथ शेड्यूल बैंक्स। तो ये अमाउंट है 51,800। जब भी एफडी कहीं कराए रहते हैं बैंक में, और जैसे शेड्यूल बैंक लिखा हुआ है, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 तक वाला अमाउंट, 40,000 तक का इंटरेस्ट के अमाउंट पे बैंक कोई टीडीएस नहीं काटती है। 40,000 से ज्यादा का जो अमाउंट होता है तब उस पे टीडीएस काटती है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा वाले अमाउंट पे टीडीएस काटते हैं बैंक। तो यहाँ पे क्या था कि है तो अमाउंट 51,800, लेकिन क्योंकि मेंशन नहीं है टीडीएस या नेट, तो हम मानते हैं कि ये बैंक ऑलरेडी जो है टीडीएस इसका कट कर चुका है, और ये जो अमाउंट हमको मिला है ये ऑलरेडी, मतलब कि जो हमको इस क्वेश्चन में दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये हमको टीडीएस कटने के बाद, यानी कि ग्रॉस अमाउंट लिखा हुआ है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आप लिखो 51,800 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ग्रॉस। तो भाई म्यूचुअल फंड से इनकम हुई है कितनी? 2,600। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, और कुछ है नहीं, इन्हीं तीनों का आप ऐड कर दो। 4,000 प्लस 51,800 प्लस 2,600, ये कितना आ गया? 58,400। ये आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अब बाकी 3 हेड है नहीं, मतलब कि कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी और हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो इन्हीं दोनों को आप ऐड करोगे, आ जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम।
तो आप ऐड करो कैलकुलेटर पे 2,93,200 प्लस 58,400, ये आ जाएगा 3,51,600। ठीक है, ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस, तो यहां हम लिखेंगे लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। जितने भी डिडक्शन दिए होंगे क्वेश्चन में वो सारे के सारे हम लेंगे। तो भाई सबसे पहले 80C वाले सारे डिडक्शन आप देखना चालू करो। तो सेकंड पॉइंट में था 80C का, भाई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो आरपीएफ में होता है वो तो चला जाता है आपका सैलरी में, लेकिन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, वो 80C में डिडक्शन के तौर पे मिलता है। तो आप यहां लिखो 80C। अब इसके अंदर में जितने भी डिडक्शन आते हैं वो सारे आप लिखते चलो। सबसे पहला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो आरपीएफ का जितना अमाउंट होता है फुल्ली टैक्स से फुल्ली आ जाता है, 80C में अलाउ होता है। तो भाई देखो यहाँ पे सैलरी का, तो सैलरी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस पे क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ना ही डीए रिटायरमेंट है, ना ही डीपी है, ना ही कमीशन ऑन सेल्स। तो यानी कि जो बेसिक सैलरी है वही हमारा सैलरी फॉर आरपीएफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो 12% बोला है, तो भाई सैलरी क्या है 2,40,000, तो सैलरी फॉर आरपीएफ भी हो गई। तो 2,40,000 रुपीज का 12% लिखा है ना कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ भी 12% है, तो लिखोगे आप 2,40,000 का 12%, ये आ गया आपका 28,800 रुपीज। ये तो आ गया सेकंड पॉइंट वाले का, यानी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ का। उसके बाद 80C से रिलेटेड है सिक्स्थ पॉइंट में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ। तो भाई इसके लिए इन्होंने कितना पे किया है, मतलब इन्होंने अपना प्रीमियम कितना पे किया है, इन्होंने पे किया है 3,600 रुपए। ठीक है, लेकिन जब कभी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एसएससी खुद पे लेता है, स्पाउस पे लेता है और अपने बच्चों पे लेता है, तो फिर 80C में क्वालिफाई तो होता है, लेकिन उसका एक लिमिट होता है जो कि डेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ 2019 है, यानी कि 1 अप्रैल 2012 के बाद की पॉलिसी। तो पॉलिसी के 10% तक के प्रीमियम, सॉरी पॉलिसी का जब आप 10% निकालोगे बस उतने ही प्रीमियम को आपको रिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं। तो आप ये 3600 रुपए तो ये प्रीमियम हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 30,000 रुपए की पॉलिसी है। और क्योंकि पॉलिसी ली गई है आफ्टर 1 अप्रैल 2012, तो फिर 30,000 का 10% यानी कि 3,000 रुपीज। तो इन दोनों में से विच एवर इज लेस, तो भाई 3,000 रुपए। भाई बोला ना कि पॉलिसी का जो अमाउंट है उसके 10% तक का केवल प्रीमियम का 80C में डिडक्शन मिलता है अगर 2012 के बाद की पॉलिसी है। तो इन दोनों में से विच एवर इज लेस, तो कौन सा लेस है 3,000, तो 3,000 वाला अमाउंट पेड ऑन ओन लाइफ पे अलाउ होगा। लास्ट है लाइफ, मतलब 6 पॉइंट में ही लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन माइनर्स सन लाइफ। तो माइनर ना भी होते तो भी पहली बात तो ये 80C में अलाउ रहता। जब डेट नहीं दिया है तो आप मानोगे 1 अप्रैल 2012 के बाद की पॉलिसी है, तो 20,000 का 10% यानी कि 2,000, और इन्होंने पे कितना किया है 850 रुपीज, यानी कि 10% के अंदर है ना भाई। जो पॉलिसी का अमाउंट है 20,000, उसके 10% 2,000, और ये जो प्रीमियम है 850, यानी कि जो 10% वाला अमाउंट है 2,000 उसके अंदर ही 850 यानी कि क्वालिफाई। तो 850 यहाँ पे पूरा पूरा आप लिख दोगे क्वालिफाई। ठीक है, ये हो गया 80C का अमाउंट। और कोई डिडक्शन दिया है 80D EFG कुछ भी, सॉरी EFG तो होते ही नहीं, E होता है और क्या कहते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, G होता है, तो वो सब नहीं है। तो बस इन्हीं तीनों को आप ऐड करो, 28,800 प्लस 3,000 रुपीज, 28,800 प्लस 3,000 प्लस 850, तो ये 80C का अमाउंट आ गया 32,650। और कोई डिडक्शन था नहीं, तो यही हमारा पूरा डिडक्शन हो गया। अब 3,51,600 में हम माइनस करेंगे 32,650, तो इससे आ जाएगा हमारा टोटल इनकम जो कि आया 3,52,600।
18,950, ये क्या है? ये है टोटल इनकम। ठीक है, अब टोटल इनकम तो हमारा आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे बोला था कि टोटल इनकम और 80C वाला अमाउंट भी निकालो। तो आप ऐसा करो कि आप ये लास्ट में लिख देना आंसर लिख के कि टोटल इनकम आ गया आपका 3,18,950 रुपीज और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कितना आया है? 32,650 रुपीज।